हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। लेकिन एग्ज़ाम का थोड़ा सा टेंशन होगा, है ना। तो अगर आपका टेंशन ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे उसको लिखे, कौन सा चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो डोंट वरी, अब आपका ये टेंशन ख़त्म होने वाला है क्योंकि बहुत अच्छे जगह पे आप आए हैं। इसका टेंशन कैसे ख़त्म होगा वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा प्लानिंग फिजियोलॉजी सीरीज चल रहा है जिसमें हर एक चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन जो मैं लिखी हूँ अदर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अगर इस सारे क्वेश्चन को देखते हैं तो जो चैप्टर में क्या चीज़ है वो सारा चीज़ का मतलब एक कंक्लूजन निकल के आ जाता है, वो सारा चीज़ आप समझ पाते हैं। तो और वो क्वेश्चन को होता है कि रिप्रेजेंट कैसे करें, तो वो मैं नोट्स के थ्रू आपको बताऊंगी कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है। तो हमारा सेल साइकिल सेल में इम्पॉर्टेंट था वो हो चुका है। ब्लड में हम लोग चल रहे हैं जिसमें हिमेटोपोइसिस इरिथ्रोपोइसिस हम लोग देख चुके हैं। इरिथ्रोपोइसिस में एक यूनिवर्सिटी में शायद RUHS में रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस 5 मार्क्स में पूछा। तो चलिए आज उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद फेट ऑफ RBC होगा और जितने भी क्वेश्चन है वो सारा को मैं डिस्कस करूँगी। तो आज रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस जो है, तो रेगुलेशन का मतलब सबसे पहले समझते हैं। इरिथ्रोपोइसिस तो हम लोग समझ चुके हैं कि ऑरिजिन से लेकर डेवलपमेंट से लेकर मेच्योर तक होने के प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। लेकिन रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन का मतलब है कि अब इसका बनना से लेकर इसका काम जो भी फंक्शन है वो सारा चीज़ कैसे हो रहा है, वही सारा चीज़ को हमें देखना है। तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगी, लास्ट में नोट्स पे प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहले क्या है कि टिश्यू ऑक्सीजनेशन इज मोस्ट इसेंशियल रेगुलेटर ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। RBC काम क्या करता है? इरिथ्रोपोइसिस से RBC का फॉर्मेशन होता है और ये क्या काम करता है? इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका रेगुलेशन, जो इरिथ्रोसाइट है उसका फॉर्मेशन अच्छे से हो, मैचुरेशन अच्छे से हो और अच्छा से काम कर सके। इसका रेगुलेशन कैसे होता है? तो फैक्टर नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपोइसिस। तो जो फैक्टर जो है इरिथ्रोपोइसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है वही सारा चीज़ इसको रेगुलेट करेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो आपका कॉलेज है, कॉलेज में आपका कॉलेज का रेगुलेशन मतलब अच्छे से काम वो कैसे कर रहा है। तो जो चीज़ उसको बनाने में, जैसे कि एक रूम ही है, रूम से मतलब रूम मिल के पूरा कॉलेज का कमरा बना। अगर वो फूटा हुआ है तो आपको क्या लगता है आप पढ़िएगा वहाँ पे, पढ़ पाइएगा नहीं ना। उसी तरह से और वहाँ के टीचर्स हो गए, टीचर्स लोग भी अगर नहीं आए तो बच्चा को पढ़ाई नहीं हो पाएगा। कॉलेज का मेन मोटिव क्या है कि पढ़ाई होना, स्टडी होना, और स्टडी में जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व वही उसको कॉलेज को रेगुलेट करेंगे। तो मेन जैसे कि कॉलेज के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वही RBC के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? टिश्यू का ऑक्सीजनेशन होना। और उस ऑक्सीजनेशन के लिए RBC इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पढ़ाई के लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट है। अब उस RBC या फिर कॉलेज को कौन सा चीज़ उसको बना रहा है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके रेगुलेशन के लिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा फैक्टर्स है। तो जनरल फैक्टर हम लोग देखेंगे, मैचुरेशन फैक्टर और फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। हमें पता है कि हमारे RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और कब किस स्टेज में पाया जाता है वो भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ इससे पहले वाला में। तो हीमोग्लोबिन पे ही जो है वो RBC सवार होता है और उसको वो ले जाता है, इतना तो आपको पता होगा। तो ये हीमोग्लोबिन जैसे जैसे बन रहा है, हीमोग्लोबिन भी अगर सही से न बने तो इस पर O2 नहीं आएगा और O2 हमारे टिश्यू तक नहीं जा पाएगा, यानी इरिथ्रोसाइट का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। मैचुरेशन फैक्टर का मतलब ये है, इसमें और भी है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, मैं एक ही लिखी हूँ, इसमें भी सारी चीज़ें जो हम लोग आगे देखेंगे। विटामिन B12 होता है और भी जितनी चीज़ें होता है वो RBC के मैचुरेशन के लिए हेल्पफुल है। जब तक RBC मैच्योर नहीं होगा तब तक अपना फंक्शन नहीं करेगा, रेगुलेशन उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये सारा चीज़। जनरल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जनरली हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की जो बॉडी में जो नॉर्मल अमाउंट है उससे कमा, यानी हाइपोक्सिया कंडीशन उसको बोलते हैं। और हाइपोक्सिया का जब कंडीशन होता है ना तो हमारे किडनी से इरिथ्रोपोइटिन करके हार्मोन सीक्रेट होता है और इसका मेन रोल है, मैं वहाँ भी बताई थी फर्स्ट हिमेटोपोइटिक और RBC सब में इसका मैं फंक्शन बताई हूँ। तो ये क्या करता है, हमारा RBC को प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो है वहाँ से ही मतलब उसी के ऊपर काम करेगा और आगे मैचुरेशन सब करवाता है। कैसे करवाता है बताऊंगी आगे चल के मैं। नेक्स्ट थायरॉक्सिन आता है जनरल फैक्टर में, हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, और एक D भी आता है जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा वीडियो में। फर्स्ट क्या है तो
फर्स्ट जनरल फैक्टर जैसा कि हम लोग देखें तो उसमें फर्स्ट हम लोग इरिथ्रोपोइटिन देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इरिथ्रोपोइसिस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इरिथ्रोपोइसिस के होने के लिए। जैसे ही हमारे बॉडी में थोड़ा सा भी ऑक्सीजन कम हुआ, हमारे जो बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है कि इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करेगा और हमारे जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट था वहाँ पे ही काम होकर और आगे ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आरबीसी को इमेच्योर करने का काम करता है। फंक्शन भी इसका देखते हैं हम लोग। सोर्स क्या है, कहाँ से सिक्रीट होता है, तो किडनी से 90% और कुछ लीवर और ब्रेन से भी होता है। एक्शन आपको देखना होगा कि एक्शन इसका क्या है, तो इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, फ्रॉम CFU क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट। इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पहले इरिथ्रोपोइसिस अगर आप जानते हो तो इसका रेगुलेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये यहाँ से प्रो में बदलता है और यहाँ जो प्रो है ना इसी के ऊपर काम करेगा इरिथ्रोपोइटिन और उससे आगे बनने में हेल्प करेगा। अब प्रो से अर्ली, इंटरमीडिएट और जो लेट बन के नॉर्मोब्लास्ट बनता है, उसी से रेटिकुलोसाइट और इरिथ्रोसाइट जो बनता है, ये मैं पहले वाला वीडियो में बता चुकी हूँ। तो वो सारा फॉर्मेशन होगा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के रहने से, जो कि किडनी द्वारा सिक्रीट होता है। और क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट इनटू मैच्योर आरबीसी, वही प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से आगे मैच्योर आरबीसी बनाएगा। नेक्स्ट वही लिखता है कि इंक्रीज करता है रिलीज ऑफ मैच्योर इरिथ्रोसाइट इन ब्लड, कि मैच्योर क्योंकि ये बना ही रहा है मैच्योर आरबीसी को, तो जब मैच्योर हो ही गया है तो वो तो हमारे ब्लड में आएगा, तो ब्लड में यानी मैच्योर आरबीसी के अमाउंट को जो है ये बढ़ाने का काम करता है। ब्लड लेवल इरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज इन एनीमिया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम देखें कि कब ये सारा चीज़ हुआ, जब हाइपोक्सिया का कंडीशन हुआ। हाइपोक्सिया में जो है वो एक कंडीशन O2 कम हो जाता है। और O2 क्यों कम हो रहा है, चाहे तो आरबीसी कम है या फिर हीमोग्लोबिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तभी ये सारा चीज़ हो सकता है। और इसका कम होना कहलाता है एनीमिया। तो एनीमिया के कंडीशन में ये सारा चीज़ कम है और ये बढ़ाने का काम करता है। तो ये कम है तो इसके लिए इसको इंक्रीज होना पड़ा, ताकि मैं आरबीसी को और अच्छे से मैच्योर करके हमारे ब्लड को दे सकूं, जिससे ऑक्सीजनेशन हो पाए। तो समझ पाए होंगे आई होप। ये इरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन था। मेनली इरिथ्रोपोइटिन ही है जो आरबीसी को रेगुलेट करता है अगर कम हो रहा हो तो। नेक्स्ट थायरोक्सिन आता है। इन लोग का कम जो है वो वर्क है। थायरोक्सिन एक्सिलरेट करता है प्रोसेस को कि इरिथ्रोपोइसिस जल्दी हो, अच्छे से हो। नेक्स्ट आता है हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, जिसमें दिस फैक्टर जैसे कि आपको मैं बताई थी जब हिमेटोपोइटिक बताई थी, तो कि इरिथ्रोपोइसिस मेनली इरिथ्रोपोइटिन जो है वो मेनली जो है रेगुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को, लेकिन कुछ इंटरल्यूकिन से सब भी आते हैं, ये भी हार्मोन है जो इसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाते हैं। और भी फैक्टर हैं, स्टेम सेल फैक्टर करके एक आता है जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, और फॉर्मेशन बढ़ाएगा यानी टिश्यू ऑक्सीजनेशन अच्छे से होगा, सारा चीज़ काम अच्छे से होगा, और उसी को तो रेगुलेशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 है यहाँ पे। एक विटामिन B12 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब ये क्या करता है कि आरबीसी के डीएनए सब जो है वो मतलब उसके सेल्स को मैच्योर करने में, डीएनए रेप्लिकेशन ये सब में इसका हेल्प होता है। और अगर एक कमा तो एनीमिया होगा। विटामिन सी का क्या काम है, विटामिन सी जो है वो फेरस के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और फेरस से हमें पता है हीमोग्लोबिन बनता है, तो ये इस तरह से हीमोग्लोबिन बनाएगा, उस तरह से रेगुलेट करेगा। और ये भी डिफिशियंट हो रहा है अगर विटामिन सी, डेट मीन आरबीसी कम होगा, और आरबीसी का कम होना या फिर हीमोग्लोबिन का कम होना क्या कहलाता है, एनीमिया कंडीशन कॉज कर सकता है। विटामिन डी क्या काम करता है, तो विटामिन डी का जो फंक्शन है वो मैचुरेशन ऑफ आरबीसी में है। और विटामिन ई का अगर मैं बात करूं तो ये कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में आरबीसी के मैचुरेशन में ही हेल्प करता है। तो ये सारे विटामिन्स भी इम्पॉर्टेंट है, और आरबीसी अच्छे से बनेगा तभी वो रेगुलेशन अच्छे से उसका कहलाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा। मैचुरेशन फैक्टर हम लोग सेकंड देखेंगे, तो विटामिन B12 जो है वो इसको एंटी परनीसियस फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि अगर इसका कमी होता है तो परनीसियस एनीमिया होता है, जो कि आप एडल्ट हेल्थ में पढ़िएगा, डोंट वरी आगे चल के। तो ये विटामिन B12
काम क्या करता है, इसेंशियल है सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। पहले भी मैं आप बताए कि आरबीसी के सिंथेसिस के लिए ये विटामिन B12 का होना जरूरी है। इसको कहाँ से ले सकते हो, तो डाइट से ले सकते हैं। ये हमारे लीवर में स्टोर होता है और अल्सो प्रोड्यूस इन अ लार्ज, ये इंटेस्टाइन और फ्लोरा से भी होता है। और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ कंसंट्रेट। तो इसमें क्या होता है कि अगर 4 साल तक भी आपके अंदर विटामिन B12 आप डाइट से नहीं ले रहे हैं तब भी आपको एनीमिया नहीं होगा। कैसे? क्योंकि बहुत कम अमाउंट में विटामिन B12 जो है हमारा बॉडी आरबीसी के मैचुरेशन के लिए लेता है, और बाकी सारा चीज़ जो है वो लीवर में जाके स्टोर रहता है और लीवर में बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है। तो अगर आप कम भी ले रहे हैं तो वो चीज़ मिलते रहेगा हमारे आरबीसी को। तो 3-4 साल से अगर विटामिन B12 उसको नहीं मिल रहा है डाइट में, तब उसको जो है परनीसियस एनीमिया होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के फ्लोरा से भी ये विटामिन B12 जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो कैसे, बहुत कम चांसेस होती है इसके कारण से एनीमिया होने का। एक्शन क्या है, तो हम लोग देख ही लिए कि सिंथेसिस करने में आरबीसी को इंट्रिंसिक फैक्टर का सेल मैचुरेशन फैक्टर में, इसका नाम भी है मैचुरेशन और काम भी आप देख रहे हैं कि इसका सिंथेसिस मैचुरेशन में हेल्प कर रहा है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, ए पेराइटल सेल जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है, उसी से HCl भी सीक्रेट होता है और इसी से ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज होता है। और ये मैं आपसे क्वेश्चन बाद में पूछूंगी, इसलिए आप याद रखिएगा। तो ये सारा चीज़ क्या हुआ, उसी से रिलीज हुआ। और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। ये सेल के जो रिसेप्टर उससे बाइंड होकर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाता है। तो इस तरह से ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रहा तो विटामिन B12 नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा। अब हम लोग फॉलिक एसिड देखते हैं। फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया का नाम भी आप सुने होंगे। इसमें क्या होता है, फॉलिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये रिक्वायर्ड है ताकि जो जैसे कोई भी सेल में न्यूक्लियस के अंदर DNA पाए जाते हैं, तो आपको पता है तो DNA से ही आगे काम होता है आगे चल के। तो इस DNA के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है फॉलिक एसिड। अब इसका अब्सेंस हो जाएगा तो फेलियर मेच्योर नहीं हो पाएगा। जब DNA ही नहीं बना है किसी सेल का जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो कैसे मेच्योर हो पाएगा, तो मेच्योर नहीं हो पाएगा, जिससे फेलियर मेच्योरेशन आएगा। और हम लोग मेच्योरेशन फैक्टर में ही देख रहे हैं, तो आपको याद है जो कि लीड अब मेच्योर नहीं हुआ, आरबीसी कम है, वो काम नहीं कर रहा है, तो वो एनीमिया कंडीशन कॉज कर सकता है क्योंकि आरबीसी मेच्योर है ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। और आप सोच रहे हैं बार बार एनीमिया क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर एक कम होगा कोई भी फैक्टर में, डेट मीन्स आरबीसी या हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आएगा, कम होगा, तो उस कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है। और ये आप अगर लिखते एग्जाम में तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्लिनिकल कोरिलेशन भी मैं आपको इसी तरह से बता दूंगी। फैक्टर नेसेसरी क्या है, जो थर्ड हम लोग देखे थे, हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को ले जा रहा है, अच्छे से आरबीसी को काम करवा रहा है। तो हीमोग्लोबिन को बना कौन कौन रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको अगर पता हो, अगर नहीं भी हो तो मैं आपको बताती हूँ। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से बना होता है। इसमें फेरस और प्रोफाइलिन रिंग आते हैं और ग्लोबिन जो है वो पेप्टाइड एमिनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये सारा चीज़ चाहिए, फेरस चाहिए, इसको प्रोटीन चाहिए, उसमें भी ग्लोब्यूलिन, ताकि इसका पूरा फॉर्मेशन हो सके, तभी हीमोग्लोबिन रहेगा, O2 को ले जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन और एमिनो एसिड जो है उस सिंथेसिस प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें भी ग्लोबिन क्या है, तो प्रोटीन है जो कि इस पेप्टाइड्स इसका हीमोग्लोबिन का बनाता है। नेक्स्ट है आयरन, क्योंकि हमें पता है कि हीम किससे बनता है, फेरस और प्रोफाइलिन से। इतना तो आपको पता होगा, नॉर्मली नहीं भी पता तो ये मैं बता दी आपको। ये नेसेसरी है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, बिना फेरस का हीमोग्लोबिन तो बन ही नहीं सकता है। तो ये भी रेगुलेट कर रहा है। अगर ये नहीं रहा तो डैट मीन्स हीमोग्लोबिन कम जाएगा, जिससे हमारे टिश्यू को नहीं मिल पाएगा ऑक्सीजन, और नहीं मिल पाना रेगुलेशन खराब हुआ। तो ये भी रेगुलेट कर रहा है। जिस तरह से मैं आपको कॉलेज का एग्जाम्पल दी थी कि अगर ये रूम नहीं रहा तो हम लोग कहाँ बैठ के पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट है कॉपर है नेसेसरी। क्या कॉपर क्यों नेसेसरी है, तो कॉपर जो है वो नेसेसरी है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जीआई ट्रैक से आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कॉपर होना ज़रूरी है। विटामिन सी भी आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए ही ज़रूरी होता है, जो नीचे देखेंगे। कोबाल्ट एंड निकेल ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है, तो इसेंशियल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। जब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें फेरस जो है वो लग रहा है, तो इसका जो है ये यूटिलाइजेशन के लिए कोबाल्ट और निकल नहीं रहा तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी हो गया।
विटामिन सी फेरस के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से कॉपर था तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर हमारे डाइट से जो ले रहे हैं आयरन, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। राइबोफ्लेविन जिसको B2 बोलते हैं, जो विटामिन B2 है उसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इतना तो आपको न्यूट्रिशन से पता होगा। निकोटिनिक जो कि विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड को बोलते हैं, और पायरिडॉक्सिन, ये सारा चीज़ क्या करता है, हीमोग्लोबिन के मैचुरेशन में ही हेल्प करता है। अगर आप गूगल करके देखते हो तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आप नॉर्मली आप मान लीजिए कि मैचुरेशन में ही हेल्प कर रहा है, तो जो चीज़ बनाने में उसको हेल्प कर रहा है वही रेगुलेट करेगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। क्लिनिकल कोरिलेशन में छोड़ रही हूँ, तो क्लिनिकल कोरिलेशन में आप क्या कीजिएगा कि डिक्रीज इरिथ्रोपोइसिस फैक्टर्स कॉज एनीमिया। हाइपॉक्सिया भी आप लिख सकते हैं कि अगर आरबीसी कम रहा तो टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जिसके कारण उसी टर्म को हाइपॉक्सिया बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो एक बार मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर, तो ये था हमारा रेगुलेशन कि कैसे रेगुलेट होगा। तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन के लिए ज़रूरी है, जिस तरह से पढ़ाई के लिए कॉलेज होना ज़रूरी है, ये इसका एग्जांपल मैं आपको दी थी। इस तरह से आप नोट्स बना लीजिएगा, और जो इसको फैक्टर इरिथ्रोपोइसिस के लिए इंपॉर्टेंट है वही रेगुलेशन में हेल्प करेगा। तो ये सारा चीज़ था हमारा, ये हो गया मैचुरेशन, और हाँ एक आपका ये सारा चीज़ हो गया। और आपका एक आज का टास्क कि कौन बच्चा जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स ध्यान से सुन पाते हैं। तो विटामिन B12 के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है जो कि पेराइटल सेल से सीक्रेट होता है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर। और आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपके लिए नोट्स जिस तरह से मैं आपको बताया यूनिवर्सिटी में आप लिख सकते हैं, और इतना जब मैं आपके लिए करती हूँ तो मेरे लिए आप इतना कर सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हेल्पफुल रह रहा हो वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी जाके अगर 1-2 महीने बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक मेरा कंप्लीट हो चुका रहेगा ये फिजियोलॉजी का सीरीज़, तो आप 15 दिन में जाके वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि फेट ऑफ आरबीसी होगा।